ड्रामा के स्टार्ट में हम हुआन हुआन को देखते हैं जो पानी में डूब रही होती है। कहती मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी उसका हस्बैंड रोंग बाई कौन आता है। कहता तुम क्या कर रही हो, तुम तैर नहीं पाती हो फिर भी मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये नहीं कि बाहर निकलो। वहां पर खड़ी हुई लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि सिस्टर को क्या हुआ, और ये अचानक से पानी में गिर गई। तभी हुआन हुआन की सिस्टर टैंग सीची आती है। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सिस्टर को पानी में धक्का दिया। मारती है पैर और उस लड़की को पानी में गिरा देती है। कहती है ओ मेरी हुआन तुम पानी में गिर गए, और अपना तुरंत ही पानी में कूद जाती है। अपनी सिस्टर को निकालती है। रॉन्ग बाई कौन क्या करता है ना, सोचता है कि उस लड़की को बाहर निकालूं। रॉन्ग बाई कौन कहता है कि सिस्टर इन लो प्लीज कुछ मत कहना। तो वो पीछे से पकड़ लेती है कि अगर आज तुम इसको बचाने गए, लेकिन वो मान नहीं रहा होता है तो उसको भी पानी में धक्का दे देती है। उसका कोट ऊपर का उतार लेती है और अपनी सिस्टर के ऊपर डाल देती है। जहां पर हुआन हुआन बोलती है कि जिंदगी में बस मुझे एक चीज से डर लगता था, वो है तैरने से, लेकिन अब मैं इससे भी नहीं डरूंगी, इसने इसी का फायदा उठाया है। और रही हस्बैंड की बात, तो मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ। कहती फाइनली सिस्टर पूरे 3 मंथ बाद आप होश में आ ही गई। हमें पता चलता है कि हुआन हुआ टैंग सीची दोनों मॉडर्न एरा से एंशिएंट एरा में आ गए, और उन दोनों को 3 मंथ हो गए यहाँ पर आए हुए। को 2 मंथ बीते थे तो वो सोच रही थी कि कितनी गरीब फैमिली में जन्म लिया है। फादर के पैर काम नहीं करते, मदर भी किसी काम की नहीं है, लेकिन तब भी वो हम लोगों का ख्याल तो रखती है। कहती है कि आओ जल्दी से खाना खा लो। कहती खाना ही कहाँ है हम लोगों के पास। कहती है अरे आओ खाओ ना। आकर उसके फादर कहते हैं मेरे तो पैर ही नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करूं, अथॉरिटी तो लेनी ही पड़ेगी। उन्होंने एक दांत ना सोने का लगवाया होता है। ये जो हुआन हुआन होती है ना, वो ये एंशिएंट एरा में आकर फिजिशियन बन चुकी थी। कहती है मैंने हर्ब की खोज कर ली है, फादर बहुत जल्दी आप इससे ठीक हो जाएंगे। कहती वाह मेरी सिस्टर तो माँ गई, जल्दी से आ गई। गले लग जाती है। कहती है कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, गर्ल्स ऑब्सेशन वाली लड़की हूँ और अपनी सिस्टर को कभी नहीं छोड़ूंगी। वहां पर हुआन हुआन अपनी सिस्टर के लिए ना एक पाउडर भी लेकर आई थी। कहती तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट हो, बेस्ट हो, बेस्ट बहन हो मेरी। कहती बस भी करो। उसकी माँ कहती है चलो खाना खा लो। हाथ में बहुत महंगे ब्रेसलेट वगैरह पहनी हुई होती है, जिसे देखकर टैंग सीची को पता चल जाता है कि मेरे मदर फादर इतने गरीब भी नहीं है। कहती वाह इतना अच्छा खाना, और अपनी सिस्टर को किस कर रही होती है। कहती एकदम फ्लावर की तरह तुम हो। फिर पीछे से रॉन्ग बाई कौन आ जाता है। तुरंत ही टैंग सीची बोलती तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। वन वन बोलती है कि तुम पीछा क्यों कर रहे हो। कहता है कि माफ करना हुआ वन, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनकर ही टैंग सीची के होश उड़ जाते हैं। कहती मेरी बहन को क्यों ले जाना चाहते हो, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। और पलक झपकते ही उन दोनों की शादी हो रही होती है। शादी की खुशी शायद हुआन हुआन और रोंग बाइकन को दोनों को थी, लेकिन बेचारी टैंग सीची का दिल टूट चुका था कि मैं अपनी बहन के बिना कैसे जीऊंगी और उसके बिना कैसे रहूंगी। प्लीज हुआन हुआन मुझे छोड़कर मत जाओ। रोए जा रही तभी पीछे से एक लड़का आता है जो हुआन हुआन को हैंकी देता है। वो अपना आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़ती है। कहती है कि अब तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। कहता है जिसकी शादी हो रही है ना, मैं उसका बड़ा भाई रोंग वांग। कहती रोंग वांग रोंग वांग, और 2 बार अपने मन में बोलती। कहती वाह मेरे पास तो एक बोल्ड प्लान है। आंसू पोंछ कर कहती थैंक यू सो मच, और उसके कंधे पर सर रख देती है। कहती कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन उसका बोल्ड प्लान ना कुछ ज्यादा ही बोल्ड होता है। पता चलता है कि रोंग बाइकॉन की शादी हो चुकी थी और रोंग वोंग के लिए भी लड़की ढूंढी जा रही थी। वहां पर एक लड़की उसके साथ चल रही थी जो उसे बहुत ही लाइक करती थी। पीछे से देख लेती हुआन हुआन कहती वाह मेरा मकसद मेरे सामने है, मुझे हर एक लड़की को इसके रास्ते से हटाना पड़ेगा जो भी ब्लाइंड डेट के लिए है, ताकि मैं अपनी बहन के साथ हमेशा के लिए रह पाऊं। कहती अब क्या करूं। इतनी देर में वहां पर सैनिक आता है। रोंगोंग कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। कहती ठीक है। पीछे से टैंग सिटी आ जाती है। कहती मिस मेरी बात सुने। कहती क्या हुआ, तुम कौन हो। कहती देखो ना मेरे चेहरे को क्या हो गया, सिर्फ इस वजह से कि मैं जनरल से प्यार करती थी। कहती क्या जनरल से प्यार। अपने चेहरे से मास्क हटाती। कहती ये सिर्फ जनरल की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझसे छुआ था, मुझे शादी करने का वादा किया था, उसके बाद मेरे चेहरे की ये हालत हो गई। इधर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस और जनरल बहुत पक्के दोस्त थे, इसी वजह से उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था जनरल को। जनरल पीछे आते उस लड़की से मिलने के लिए, तो वो लड़की ही जनरल को थप्पड़ मार देती। कहती मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। सैनिक कहता है इसको क्या हुआ। कहते हैं मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया, ये जाने और इसका काम। अब टैंक सिची पहुंच जाती है दूसरी लड़की के पास। कहती तुम शादी नहीं कर सकती, देखो मेरे पास प्रूफ है, मेरे चेहरे को खराब कर दिया। जैसे ही वहां पर जाता है रोंग वोंग, तो उसके साथ वही लड़की फिर से बिहेव करती। कहती ये सबको क्या हुआ, ये अब नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। सैनिक कहता है कि आपने कभी किसी का दिल दुखाया है क्या रिसेंट में, इस वजह से सारी लड़कियां आपके साथ ऐसा बिहेव कर रही है।
अब थर्ड लड़के के पास टैंग सींची जाती है। सेम वो भी आती है उसे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो सैनिक को आगे कर देता है तो उसको चोट लग जाती है। फोर्थ लड़के के पास जाती है, कहती पता है वो बहुत ही बेकार है, उसको बच्चे भी नहीं हो सकते और वो लोगों का चेहरा भी खराब कर देता है। वो आकर भी सेम टू सेम रोंग वोंग का हाल करती है। सैनिक कहता आप सोचिए ना कि आपके साथ क्या हुआ है। अगर आपने शादी नहीं की ना तो क्या होगा, और आपके खिलाफ तो यहाँ पर अफवाहें भी फैल गई। कहता है कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतनी देर में वहां पर टैंक सींची आती है, जानबूझकर नीचे गिर जाती है। रोंग वोंग उसको रोक लेता है, कहता है कि तुम यहाँ पर, कहती है कि और तुम यहाँ पर। फिर से धक्का लगता है और वो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। उन दोनों का किस हो जाता है। कहती तुमने ये जानबूझकर किया, तुमने वो भी पब्लिक में किया, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, भला फ्यूचर में मुझसे शादी कौन करेगा। कहता है लेकिन धक्का तो तुमने दिया था। कहती है अभी भी तुम एडमिट नहीं कर रहे हो ना मुझे किस करने के बाद। बेचारी मैं लड़की अबला नारी, मैं कहाँ पर जाऊंगी, और एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो कि तुमने मुझे किस किया है। सैनिक पीछे से कहता है कि सिर्फ किसी तो था, इसके लिए कौन सा बड़ा इतना तुम हंगामा क्रिएट कर रहे हो। कहती तुम चुप बैठो, एक लड़की के लिए किस कितना इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें पता है। रोंग वोंग कहता है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी ये प्रॉमिस करो कि तुम किसी और को नहीं चुनोगी। कहती है ठीक है, मन में सोचती हूँ वाह मेरा तो काम बन गया। दोनों की शादी हो जाती है। कहती वाह, वैसे भी आज मेरी वेडिंग नाइट है, किसको वेडिंग नाइट की पड़ी है। सबसे पहले पिक को ना बिस्तर पर छोड़ देती है और वहां से निकल जाती है। कहती हुआन हुआन मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। रोंग वोंग को कहता है कि मैं रूम में जा रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ नाटक करके आया हुआ होता है। ड्रिंक का ड्रिंक उसने की ही नहीं होती। सैनिक कहता है कि आप ऐसे ही नाटक करते रहिए। कहते हैं हाँ ठीक है। थैंक्स चीची, ये क्या इस तरह मुझे पसंद करेगी। कहते हैं हाँ, लड़के बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए होते हैं ना तो लड़कियां मना नहीं करती। कहते ये सेंस वाली बात हुई है। वो लुढ़कते लुढ़कते जाता है, कहता है टैंक चीची मेरी बात सुनो, टैंक चीची मेरी बात सुनो। बाहर सैनिक बहुत खुश होता है कि फाइनली इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। क्या करता है, रोंग वोंग जाता है, कहता है अरे सुनो कहाँ छुपे हुए हो, कहाँ छुपे हो। नाटक कर करके आगे बढ़ रहा होता है। ऐसे ही बिस्तर पर जाकर लेटता है और सोचता है कि अब वो टैंक चीची को किस करेगा। कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब किस करूंगा। किस करने जाता है और पिक को किस कर लेता है। कहता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। इधर हम देखते हैं कि टैंक चीची ना हुआन हुआन का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है, और पीछे से रोंग बाइकॉन कहता है कि वे सिस्टर इन लॉ आज आपकी वेडिंग नाइट है, तो मेरा माहौल मत खराब करो। कहती है कि वेडिंग नाइट को किसको पड़ी है। कहता है लेकिन ये मेरा रूम है, तुम्हारा रूम नहीं है, जाओ यहाँ से। अगर ब्रदर को पता चल गया ना तो तुम्हें बहुत मारेंगे। वो रोने लगती है, कहती सिस्टर मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है, और उसका भाई पीछे गिर जाता है। इतनी देर में वहां पर रोंग वोंग पहुंच जाता है। कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आज वेडिंग नाइट है। कहती है कि मैं अपनी सिस्टर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पर इसी वजह से आई हूँ ताकि मैं अपनी सिस्टर के साथ रह सकूं। लेकिन रोंग वोंग कहाँ मारने वाला था, वो उसको उठा लेता है कंधे पर और लेकर चला जाता है। कहती कल मिलने आऊंगी। वन वन कहती ठीक है कल मिलने आना। रोंग भाई कौन कहता है अब सिस्टर चली गई है तो मेरे साथ भी थोड़ा रोमांस कर लो। इधर हम देखते हुए जाकर बैठ जाता है। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूम छोड़कर जाने की। अगर तुम्हें इतना ही उससे प्यार है तो कल जाकर मिल लेती। तुम्हें पता है ना शादी का मतलब क्या होता है, और अगर तुम इसी तरह करती रही तो। टेंसी जी कहती वैसे भी तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बहन से मिलने आई थी। कहते क्या कहा, फिर से बोलो क्या कहा तुमने। कहती मैंने कुछ नहीं कहा। वो उसको किस कर लेता है। कहता आप कहो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। बेचारी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। कहते क्यों। कहती है देखो ये बहुत फास्ट हो रहा है, मैं फास्ट तरीके से नहीं बढ़ सकती। कहते फास्ट नहीं हो रहा, यही होना चाहिए। वो उसको फिर से किस करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में वो आ चुकी होती है। कहती है 3 मंथ में मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने अपने हस्बैंड का ख्याल रखा है, इस घर का भी ख्याल रखा है, लेकिन अगर मेरी बहन के ऊपर मुसीबत आई ना तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, रोंग वोंग को भी छोड़ दूंगी। इतनी देर में रुआन बाहर निकलती है। कहती क्यों निकल रही हो बाहर, तुमने मेरी सिस्टर को धक्का दिया था ना। वो उसको फिर से धक्का दे देती है। कहती याद रखो कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुरंत ही हुआन हुआन कहती है कि सुनो रोंग बैकचॉन, तुमने जानबूझकर मैं पानी में गिरी थी लेकिन निकालने नहीं है, तुम इडियट हो एक नंबर के। मैं पानी से डरती हूँ तो पानी में कैसे गिर जाऊंगी। रोंग बाइकॉन को अब एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। पीछे से रुआन अभी भी चिल्ला रही थी कि बचा लो मुझे। रोंग बाइकॉन कहता है गिरी हो ना तो अब निकलो, खुद जैसे दूसरों को धक्का देना आता है तो निकलना भी आना चाहिए। हुआन हुआन सारे कपड़े पैक करने लगती है और गहने भी। कहती है अरे गहने क्यों पैक कर रही हो। कहती है अरे क्या पता बाद में काम आए। कहती हुआन हुआन तुम तो ग्रेट हो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों सामान पैक करके बाहर निकल ही रही होती है। इतनी देर में ग्रैंड मदर आ जाती है और मदर इन लॉ आ जाती है। कहती कहीं नहीं जा सकती। मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहती क्योंकि तुमने शादी की है तो इस घर से नहीं जा सकती हो, अगर गई हो तो ये सारा सामान यहाँ पर रखकर जाओ। हुआन हुआन बोलती है कि देखो ये मेरा सब है तो मैं यहाँ पर रुक भी नहीं सकती, और जो कुछ भी है लो ले लो, और हम लोगों ने डाइवोर्स पेपर भी साइन कर दिए हैं। ग्रैंड मदर कहती ये क्या किया तुमने। मदर इन लॉ कहती बच्चों इस तरह तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हारे हस्बैंड का घर है ये।
औरतों के लिए कितना मुश्किल है बाहर जीना, तुम्हें पता है ना। ग्रैंडमदर कहती है अक्ल है नहीं इन लोगों ने, कभी भी कोई रूल रेगुलेशन सीखे नहीं है। सैनिकों, इन लोगों को अरेस्ट कर लो, इन लोगों को लेसन सिखाओ। सब अपना हाथ वाथ बढ़िया टाइट करते हैं कि इन दोनों को आज खूब पीटेंगे। हुआन हुआन कहती है खबरदार अगर मेरी सिस्टर की तरफ एक कदम भी बढ़ाया। कहती है अब क्या करे सिस्टर, कहती है इन लोगों से निपटना ही पड़ेगा। कहती है लेकिन कैसे, कहती साथ में और कैसे। वहां पर तुरंत ही मदर इन लो जो है ग्रैंड मदर को समझाती है कि इस तरह अपनी डॉटर इन लो पिटाई मत करवाइए, लेकिन वो मदर इन लो को ही थप्पड़ मार देती है कि चुप बैठो, तुमसे जितना बोलने के लिए कहा जाना उतना ही करो। कहती है कि पकड़ लो इन लोगों को, पर अब हुआन हुआन वो दोनों लड़ने लगती हैं। हुआन हुआन कहती है मदर इन लॉ आप चाहती क्या है, कहती है यही कि इस घर पे सिर्फ मेरा रूल है और मेरे हिसाब से यहाँ पर काम होंगे। स्टिक मंगवाती हैं, कहती हैं कि इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाओ ताकि दोबारा यहाँ से भागने का प्रयास ना करें। हुआन हुआन कहती है ठीक है लेकिन मेरी सिस्टर को छोड़ दीजिए। टैंग सीचे भी कहती है कि मुझे मान लो लेकिन हुआन हुआन को छोड़ दो। कहती है "तो इन दोनों को पीटो तभी इनकी समझ में आएगा, अदरवाइज इनके समझ में नहीं आएगा। हुआन हुआन कहती है इस बुढ़िया की मैं टांगे तोड़ दूंगी आज। जैसे ही मारने चलते हैं सबसे पहले टैंग सीची को तो हुआन हुआन भाग कर जाती है। कहती खबरदार मैंने कहा ना कि अगर मेरी सिस्टर को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ग्रैंड मदर कहती है देखो तो ये लोग कितना आगे बढ़ रही हैं। हुआन हुआन कहती है कि भूलो मत कि इस फैमिली से मैं जुड़ी हुई हूँ और ये शॉप्स वगैरह मैं संभालती हूँ, अगर मैंने एक कदम भी पीछे किया ना तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। कहती वही तो तुम संभाल रही थी ना, तो तुम यहाँ पर धमकी दे रहे हो। कहती धमकी नहीं दे रही हूँ, सिस्टर को जो है प्रोवोक मत करो, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है। मदर इन लो भी ग्रैंड मदर को समझाती है कि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ग्रैंड मदर वहाँ पर मदर इन लो को ही उल्टा सुनाने लगती हैं। इतनी देर में हुआन हुआन वहाँ से निकल जाती है, कहती है कि डाइवोर्स पेपर में मैंने साइन कर दिया। एक सैनिक मारने के लिए भागता है तो हुआन हुआन क्योंकि एक असिस्टेंट थी वो उन लोगों को मारने लगती है और भी सैनिक आ जाते हैं। ग्रैंड मदर कहती है टैंक चीची यहाँ से बचकर जा नहीं सकती हो, एक को मार सकती हो, दो को मार सकती हो, लेकिन इतने लोगों को नहीं मार सकती हो। हुआन हुआन कहती है अब क्या किया जाए, कहती प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया है। दोनों डंडा उठा उठा कर सारे सैनिकों को ताबड़तोड़ पिटाई करती है, इधर गिरा के कभी उधर गिरा के। उन दोनों की स्किल देखकर ना तो ग्रैंड मदर के होश उड़ जाते हैं। नौकरानी कहती ये क्या, इन दोनों के पास इतनी ताकत आई कैसे। मदर इन लो तो मन ही मन खुश हो रही थी कि फाइनली ग्रैंड मदर को कोई सबक सिखाने वाला तो है। दोनों डंडा लेकर ग्रैंड मदर की तरफ बढ़ रही होती है। ये थी मुझे मत मारो, लेकिन वो दोनों कहाँ रुकने वाली थी। ग्रैंड मदर की खूब जम के पिटाई करती है कि इस बुढ़िया का मुंह तोड़ो, टांगे तोड़ो, दांत तोड़ो, और नैनी को भी साथ में पिटाई पड़ती है। कहती तुमने ये क्या किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा, अब तो डाइवोर्स होकर ही रहेगा। कहती डाइवोर्स दे दिया है तो फिर क्या। अब वो मदर इन लॉ की तरफ दोनों बढ़ रही थी, कहती अरे मुझे तो मत मारो, दोनों डंडा फेंक देती है। कहती मुझे पता है मदर इन लॉ की आपके ऊपर भी उतना ही कष्ट ढाया जाता है जितना हम लोगों के ऊपर, इसी वजह से आपकी पोजीशन को हाई करना पड़ेगा। अगर जब भी आपके ऊपर ये लोग हाथ उठाए ना तो आप भी पलट कर मार दिया करो, क्योंकि हमेशा आपकी लाइफ में यही रहेगा कि आपको नीचा दिखाया जाएगा। हम दोनों तो यहाँ से जा रहे हैं। इतनी देर में रॉन्ग बाई कौन आ जाता है, कहता है कि मुझे माफ कर देना, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहता था। इतनी देर में ग्रैंड मदर को बुलाती, यहाँ भाग कर जाता, कहते ग्रैंड मदर आपको हुआ क्या है, आपका चेहरा एकदम पिक्के चेहरे के जैसा कैसे हो गया। कहती है कि पागल हो, तुम्हारी वाइफ और सिस्टर इन लोगों ने मेरी पिटाई की है, देखो ना कितनी बेरहमी से मारा है। नैनी भी कहते हैं कि वो तो बहुत शांत है, बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की है। सिस्टर इन लो तो और भी एकदम पतली है, वो किसी को मार ही नहीं सकती। मुझे पता है ग्रैंड मदर आप बहुत नाटक कर लेती है, लेकिन ज्यादा नाटक मत करो, चलो मेकअप मिटाओ। जबरदस्ती है मुंह पर रगड़ने लगता है। मदर इन लॉ कहती है उसको छोड़ो, इधर देखो तुम। जैसे वो डाइवोर्स के पेपर देखता है तो कहता है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। कहती है अरे वो दोनों देकर चली। इतनी देर में रॉन्ग वॉन्ग आ जाता है, कहते हैं क्या हुआ यहाँ पर, कहते हैं ब्रदर बहुत गड़बड़ हो गई, हुआन हुआन ये देकर दे गई है। जैसे ही पता चलता है कि डाइवोर्स मिलने वाला है, और टैंग सीजी के लिए हेयर पिन भी लेकर आया था, वो तुरंत ही भागता है उसको लेने के लिए, लेकिन इधर हम देखते हैं कि दोनों खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग को यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए था, हम लोग को अपनी डावरी लेना चाहिए, आखिर इतना सामान वो लोग क्या करेंगे लेकर। कहती ठीक है सही बात, लेकिन यहाँ पर हुआन हुआन कहती बाद में आएंगे, और एक आदमी पीछे से सुन रहा होता है ये सारी बातें। पता चलता है कि वो सेकंड सैनिक का आदमी होता है जो हमेशा से ही जनरल के पूरे खानदान को नीचे गिराना चाहता था, क्योंकि उनके पास आर्मी के सैनिक थे और आर्मी के पूरी कमांड सेकंड प्रिंस अपने हाथ में लेना चाहते थे ताकि वो यहाँ के राजा बन सके। थर्ड प्रिंस उनके रास्ते के बीच का रोड़ा थे, उनको मारकर ही वो आगे जा सकते थे। कहते हैं कि अच्छा तो डॉटर इन लॉ वो घर छोड़कर चली गई, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी बहुत दिक्कत हो रखी। कह रहे हैं हाँ मार्कस का बेटा जनरल इस टाइम बहुत घबराया हुआ है। इधर हम देते हैं घर वापस आने के बाद खूब सारा खाना मिलता है, उसके फादर कहते हैं कौन है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है।
उसकी माँ अपने हस्बैंड का ही कान पकड़ लेती है कि बेटियों के सामने इतने तेज चिल्ला कर मत बोलो। बेचारी इतनी डरी सहमी यहाँ पर है, उन्हें ढंग से खाना को खाने दो। कहते लेकिन मैंने ऐसा क्या बोला? कहती बेटा और खाओ। तुम और खाओ, खाने को खाना नहीं मिलता था क्या? कहती मदर मिलता था लेकिन इस तरह का कहाँ मिला। उसके फादर कहते ये बताओ हुआ क्या है? मेरे रहते हुए आकर तुम लोगों को किसने परेशान किया? फादर हम लोग अब वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। कहते ठीक है, जो मेरी बेटी फैसला करेंगी उसमें हम लोग साथ देंगे। उसकी मदर कहती हाँ, फैमिली है तो साथ देंगे ही। याद रखो कि तुम्हें किसने सबसे पहले डांटा ये बताओ। उसकी माँ फिर से कान पकड़ लेती। पर टैंग सीची कहती है कि फादर और मदर आप लोग ध्यान से सुन लो कि उन लोगों ने हमारे आधे रिसोर्सेस अपने हाथ में रखे थे, हम सबको अब वापस चाहिए। वन वन कहती एकदम सही कहा सिस्टर, हम लोग अपनी चीजें वापस लेकर आएंगे। उसकी मदर कहती सही कहा, वापस लेकर आएंगे। उसके फादर कहते हाँ वापस लेकर आएंगे। फिर वो तेज तेज खाना खाने लगती है तो वन वन कहती आराम से खाओ। अभी हम देखते हैं कि टैंग सीची आराम से रूम में सो रही होती है। रोंग वोंग वहां पर आ जाता है। टैंग सीची को क्या लग रहा था कोई चोर वगैरह है, तो हाथ में चाकू ले लेती है कि मार दूंगी। लेकिन जैसे ही रोंग वोंग वहां पर आकर बैठा है, कहता है कि देखो तो कितनी आराम से सो रही है, इसे तो जरा सा भी चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। उसकी नाक पकड़ लेते, यहाँ पर क्या कर रहे हो रोंग वोंग? कहता और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी ढूंढने में मेहनत की। कहती ढूंढने में मेहनत बिल्कुल मत करो, मैं सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए जीती हूँ। वैसे भी मैंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। इतना सुनना था कि रॉन्ग उसको किस करने लगता है। कहती ये क्या कर रहे हो? कहता है बस मैं अपनी चीज अपने पास ले रहा हूँ। वो उसके साथ जबरदस्ती उसको किस करने लगता है और वो दोनों अपनी रात वहां पर बिताते हैं। सुबह होते ही वो कहती है बस करो, अब यहाँ से जाने दो। कहता है ये वर्कआउट है और मैं कर कर ही रहूंगा। वो उसके साथ फिर से अपनी रात बिताने लगता है। सुबह उसको कपड़े पहनाता है, उसको जमा ही लेता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। कहता है कि फिर से आऊंगा। कहती है अब क्या करने आओ? हुआन हुआन से मिलने के बाद मुझसे नहीं मिलोगी? कहती है नहीं नहीं, मैं हुआन हुआन से ही मिलूंगी। जनरल हेयर पिन निकालते हुए उसके बालों में लगा देते हैं। कहते हैं ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। वो उसको किस करता है और जनरल खिड़की खोलकर वहां से भाग जाते हैं। इतनी देर में हुआन हुआन आ जाती है। कहती सिस्टर तुम यहाँ पर क्या करने हो? कहती देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट इकट्ठा किए हैं। वो गिफ्ट देखकर अब तो टैंक सीचे के होश उड़ जाते हैं कि इतने सारे पैसे। कहती हाँ, जितना चाहिए तुम उतना ले लो, आखिर मैं एक फिजिशियन हूँ, मुझे पैसा बहुत मिलता है। इतने सारे पैसों के चक्कर में जो जनरल हेयर पिन लाए थे ना वो छूट ही जाती है नीचे, वो ध्यान भी नहीं देती। कहती सिस्टर तुम इस दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। है कि मार्किस रेजिडेंस से वहां पर कोई बुलाने आया उसको। कहती है कौन बुलाने आया? कहती चलो देखे तो चलकर। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कहती वाह इतने कम लोग आए हैं। पता चलता है कि यंग लेडीज को बुलाया गया है क्योंकि मेंशन में बहुत जरूरी काम है। कहती जी बदला लेने का सोचती है। कहती जाओ और जाकर कह दो कि यहाँ पर ग्रैंड मदर खुद माफी मांगने आए पर्सन वाइज, तब जाकर मैं अपनी बहन से कहूंगी चलने के लिए, वरना नहीं चलूंगी। इधर मार्केट मेंशन में कुछ ज्यादा ही हड़कंप मच गया था क्योंकि शॉप्स वगैरह सारी हुआन हुआन समझती थी और वो लोग कर्ज दे नहीं पाए थे, जिसकी वजह से जितने भी लोग थे ना उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मदर इन लोग कहती है आप लोग कल आना, आप लोग को सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो लोग अभी तक चिल्ला रहे थे। इधर ग्रैंड मदर का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। मदर इन लॉ आकर बताती हैं कि जो शॉप्स वगैरह के जितना भी कर्ज था वो लोग लेने आए। कहती है बस करो, एक दुख खत्म नहीं होता है कि दूसरा दुख लेकर आ जाती हो। लेकिन अभी तक रॉन्ग बॉय कौन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वहां पर जो है जो ग्रैंड माँ की पिटाई हुआन हुआन और सिस्टर इन लॉ ने की है। सैनिक आकर बताता है कि आपकी दोनों डॉटर इन लॉ ने आने से मना कर दिया है। ठीक है वहां पर कोई नहीं जाएगा। रॉन्ग बॉय कौन कहता मैं तो जाऊंगा। कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे से लड़कर जाओगे, रुआन के साथ तुम्हें नहीं रहना है। कहता है मैं रुआन को कुछ भी नहीं मानता और मैं रुआन से प्यार भी नहीं करता। मदर इन लोग कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर मेरी बेटे की जिंदगी का सवाल है। तो ग्रैंड मदर मदर इन लोग को थप्पड़ मारने चलती है। इतनी देर में रोंग वोंग आकर हाथ पकड़ लेता है कि खबरदार ग्रैंड मदर, आप मेरी माँ पर हमेशा ही हाथ उठाती आई हैं, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सारा एक खेल था। कहती कैसा खेल? पता चलता है कि जो वो रुआन लड़की थी ना उसे ग्रैंड मदर ने जो है जानबूझकर ये लगाया था रंग बॉय कौन के, ताकि वो उससे शादी कर ले और जो हुआन हुआ ने उसका पीछा छूट जाए। जब वो मार्केट में था तो एक आदमी उसका पर्स चोरी करके जा रहा था। वहां पर रॉन्ग बाइकॉन ने जो है उसका पर्स वापस करके दिया। कहता है तुम कौन हो? पता चलता है दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो वो उसकी बातों में जल्दी ही आ जाता है। कहता है ग्रैंड मदर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? कहती मैंने किया क्योंकि मुझे रुआन ही इस घर में चाहिए। कहती है और यहाँ से तुमने एक कदम आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहता है कि ठीक है 10 कदम बढ़ाऊंगा, हुआन हुआन के पास जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। कहती रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। रॉन्ग वॉन्ग कहता है मैं भी लेने जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है।
आपको भी साथ चलना पड़ेगा, आपको वहाँ पर सबके सामने माफ़ी माँगनी पड़ेगी। कहती इससे बढ़िया मैं मर जाऊँ लेकिन वहाँ पर नहीं जाऊँगी। कहते चलना तो पड़ेगा अदरवाइज़ बहुत बुरा होगा। कहती मैं नहीं जाऊँगी प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगी। ज़बरदस्ती उनको बाँध कर लेकर जाया जाता है। रॉन्ग बाय कॉर्नर पीठ पर लकड़ियाँ लेकर जाता है। माफ़ी माँगने का एंशिएंट एरा में एक नया तरीका था कि अपनी सारी गिल्ट को उनको सामने रखकर माफ़ी माँगी जाती थी। अब वो हाथ बाँध कर खड़ी होती है, कहती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, छोड़ दो। रोंगोंग कहता है जब तक माफ़ी नहीं माँगोगी तब तक नहीं खुलेगा। इधर दोनों बहनें बैठी होती है तभी फादर आकर बताते हैं कि चलो अच्छी खुशखबरी है। वो लोग यहाँ पर आ गए, कहती सिस्टर चलो ना साथ में देखते हैं। इधर मदर इन लॉ कहती है तुम लोग मेरी नाक कटा रहे हो, प्लीज मुझे यहाँ से इस तरह उन लड़कियों से माफी मांगने के लिए मत कहो। रांग भाईकन कहता है माफी मांग लो ना, आपकी वजह से सब कुछ हुआ तो माफी मांगने में क्या जाता है। बाकी सब लोग पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं कि कितनी अच्छी दोनों लड़कियां थी लेकिन इस बुढ़िया की वजह से देखो सब कुछ बेकार हो गया। इन लोगों को लड़कियों की इज्जत जरा सा भी करने नहीं आती है। अगर ये लोग जरा सा भी एनालिसिस करते हैं ना तो दोनों की बेचारी की जिंदगी खराब नहीं होती। हुआन हुआन के सामने रांग भाई कौन जाता है, कहता है मुझे माफ कर दो। जनरल जैसे ही टैंक सीची के बालों को देखते तो हेयर पिन होती ही नहीं। कहते पता नहीं कहाँ पर वो टैंक सीची भी कहती उफ मैंने तो हेयर पिन कहीं गिरा दी। रॉन्ग बैक और नीचे बैठकर माफी मांगने चलता है। ग्रैंड मदर कहती है अगर माफी मांगी ना तो तुम्हें कोई भी बात नहीं मिलेगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इस पर हुआन हुआन कहती है नील डाउन हो जाओ, अभी के अभी हो जाओ। आखिर वाइफ के सामने वो क्या ही कर सकता था, नील डाउन हो जाता है। अपने वे ग्रैंडसन को इस तरह नील डाउन होता हुआ देखकर ग्रैंड मदर तो एकदम बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। कहता है चलो ग्रैंड माँ तुम भी माफी मांगो, तो नैनी समझाती है कि आज माफी मांग लो, ये दोनों घर चलेंगे ना तो इन लोगों की अच्छे से खबर लेंगे, मौत के घाट उतार देंगे। कहती है कि ठीक है मेरा हाथ खोलो। वहां पर ग्रैंड मदर का हाथ खोल दिया जाता है। हुआन हुआन बस पूरे टाइम मुंह बना रही होती है कि बुढ़िया इतनी सीधी तो हो नहीं सकती। तो कहती हुआन हुआन प्लीज हम लोगों के साथ चलो, मुझे माफ कर दो, मुझे बस कुछ गलत फहमी हो गई थी। हुआन हुआन कहती है कि चले क्या। टैंग चीची कहती है नहीं मुझे लगता है बुढ़िया नाटक कर रही है। कहती कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोगों को अपनी डाउरी वापस लेकर आनी है। फादर उसके कहते हैं कि अगर मेरी दोनों बेटियों को तकलीफ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी मदर भी कहती है, ग्रैंड मदर कहती है कोई तकलीफ नहीं होगी। टैंग चीची एक शर्त रखती है, कहती रॉन्ग बाय कौन अगर तुम मेरी सिस्टर को अपने कंधे पर पैगी बैग बनाकर लेकर चलोगे तब मेरी सिस्टर तुम्हें माफ करेगी। कहते क्या मैं, कहती हाँ बताओ शर्त मंजूर है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। ग्रैंड मदर कहती है नहीं लेना है नहीं लेना है इसको नहीं लेना है। लेकिन ग्रैंड मदर की बात कौन सुनने वाला था, पूरे मार्केट से वो उसको पैगी बैग बनाकर लेकर जा रहा था। ग्रैंड मदर की नजरें पूरे टाइम झुकी हुई थी। सबसे ज्यादा मजा तो टैंक सीची को आ रहा था, नाचते नाचते पूरे रास्ते भर चल रही थी। ग्रैंड मदर कहती है इन लोगों को मैं मार डालूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। वापस आकर उसके बगल बैठ जाता है, कहता है हुआन हुआन मुझे माफ कर दो। जैसे उसके पास जाने को होता है तो वो कहता है कि अरे मिले मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो वाइफ। और फिर से मारने चलती है तो वो नील डाउन हो जाता है। कहती है कि ऐसे ही बैठे रहो। फिर से डंडा दिखाती है। रात होते ही यहाँ पर टैंक चीची सोचती है मैं तो जा रही हूँ अपनी सिस्टर के पास, मुझे तो इस जनरल के पास रुकना ही नहीं। होती है तभी जनरल आ जाते हैं पीछे से एकदम हॉट सी ड्रेस पहनकर। कहते हैं कहाँ जा रही हूँ, कहती है वो मैं क्या बताऊँ ना। जैसे ही बॉडी देखती है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। कहते हैं अभी भी जाने का मन है, कहती जाने का मन था लेकिन आज नहीं मैं कल जाऊंगी। दरवाजा बंद कर लेती है और धीरे धीरे जाकर ना बॉडी को देख रही होती है। छूती है उसको तो बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है कि वाह क्या बॉडी है, क्या एब्स हैं। मन कर रहा है बस छूती जाऊं छूती जाऊं। अब तो मेरा बिल्कुल दूर जाने का मन नहीं। इधर ग्रैंड मदर कहती है कि मैं क्या करूं, आखिर मेरे घाव ठीक हो चुके हैं लेकिन मेरे दिल का दर्द अभी भी नहीं गया। दोनों मेरे ग्रैंडसन मेरे हाथ से निकल गए हैं। ये मदर इन लोग के हस्बैंड आ जाते हैं लेकिन एक नई लड़की लेकर जिसका नाम लुयू होता है। ये कहती है कि सुवानरू वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि तुम समझ नहीं सकते। वो गिरने वाली होती है तो इतनी देर में टैंक सिचिया कर रोक लेती है। कहती है कि मदर चिंता क्यों कर रही हो, जिसको जो करना है करने दो। वैसे भी फादर को ऐसे गोबर ही लोग मिल सकते हैं तभी वही इनके लिए सही है। ग्रैंड मदर भी चुपचाप बैठी होती है, आखिर अपना बेटा कुछ भी हरकतें करे अपनी माँ के लिए तो वो बेटा अच्छा ही होता है। कहती मदर मैं आपको टिल ट्री देना चाहती हूँ, आपके हाथ कितने प्यारे हैं, आप भी प्यारी लग रही हैं, आप जो सिखाएंगे मैं सीखती जाऊंगी। कान में जाकर कहती है मुझे पता है कि आप इन दो लड़कियों से छुटकारा पाना चाहती हैं, मेरे पास लाखों रास्ते हैं, मैं इन दोनों को घर से निकाल दूंगी, आप जो कहेंगी बस मैं वही करूंगी। इतना सुनना था कि ग्रैंड मदर खुश हो जाती है। कहती है कि कोई अच्छा सा दिन देकर दोनों की शादी करवा देते हैं। कहते हैं मार्किस मदर मैं तो हमेशा से सोचता था कि आप बहुत प्यारी हैं लेकिन सच में आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, शादी करवा रही हैं। सो अंड्रू कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती मदर इन लॉ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कहती तुम जैसी लड़की
वैसे भी किसी काम की नहीं है। एक मरे हुए पर्सन की तरह पूरे घर में घूमा करती हुई कहती है कि ठीक है, आपने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। ग्रैंडमदर को गुस्सा आता है, मारने चलती है तो यहाँ पर टैन सीची लुयू का चेहरा आगे कर देती है, उसको थप्पड़ पड़ जाता है। कहती है मैं तो यही कह रही थी कि ग्रैंडमदर आप मेरी माँ को बहुत अच्छा गिफ्ट दे रही हैं, मैं भी आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दूँगी। लुयू का चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है। यहाँ पर अपनी माँ को कहती है कि भी जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने इस घर को सालों संभाला, हर चीज़ की डिमांड पूरी की, कभी कोई कंप्लेंट नहीं की और देखो मार्किस को नई ब्राइड ले आए हैं। वो अपनी वाइफ का चेहरा देखकर कहता है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मदर भी कहती है तुम बहुत प्यारी हो, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। वापस आकर वो खूब रोती रहती है मदर इन लॉ। तो उस मन में सोचती है टेंसी जी कोई बात नहीं, रोने दो। दुःख में थोड़ा बहुत रोना सही होता है, तब तक मैं आराम से बीज खाती हूँ। वो खाती रहती है, उसको 4 घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता और अभी तक मदर इन लॉ बस रोए जा रही थी। कहती है सब है क्या, इतना दुःख होता है क्या किसी के जाने के बाद? मैंने तो इतना डीपली किसी को प्यार नहीं किया, लेकिन अब रोकने का टाइम आ गया है वरना तबीयत खराब हो जाएगी। कहती है कि मदर अगर आपको और रोना है तो चलो पानी में बैठ जाओ चलकर ना, या पानी पी लो ताकि आँसुओं की कमी ना होने पाए। कहती है तुम नहीं समझोगे मेरे दुःख को, कभी नहीं समझोगी। कहती है मैं समझ रही हूँ लेकिन आपके जैसी पागल थोड़ी ना हूँ। कहती है क्या तुम मुझे पागल कह रही हो? कहती है और क्या, इस तरह के आदमियों को भला अपने पास रखने का क्या फ़ायदा है? आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है, आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। पहली बात तो वो कंकुबाइन है और आप इस घर की लीगल हेड वाइफ़, तो आपको तो एकदम बढ़िया आराम से रहना चाहिए। कहती है और कोई रास्ता बताओ। कहती है रास्ता चलो मैं ठीक है बताती हूँ। वहाँ पर वो एक आइडिया अपनी मदर इन लॉ को बताती है। कहती क्या ये काम करेगा, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है? कहती है बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बस आप अपने हिसाब से काम करते जाओ। कहती है तब ठीक है, मैं इसकी तैयारी करूँगी, देखना मैं उनको कीड़ों की तरह कुचल दूँगी। कहती है वाह! मदर इन लॉ का ये अवतार तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कितनी सही लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। कहती है कि ट्रेजिक होगा सब ट्रेजिक। कहती है यस मदर इन लॉ आप ये कर सकती हैं, आप ये कर सकती हैं। वो बहुत खुश हो रही होती है। फिर हम रॉन्ग बॉयकॉन को देखते हैं जो बैठा होता है नील डाउन होकर। ये रैंक सीची कहती है क्यों बैठे हो? कहता है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हुआन हुआन से जाकर मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो। कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं तो फिर बड़ी बातें तो और भी हो गई है। कहते हैं और क्या हो गई? कहती है कि बहुत जल्दी तुम्हारे और भी भाई बहन आएंगे क्योंकि तुम्हारी एक और मदर आ गई है। कहते हैं कि ये बकवास बातें मत करो, ये सब बातें तो चलती रहती है। कहते हैं क्या नई मदर, नए बच्चे? कहती है और क्या, आप समझ में आया क्या? तुम्हारे फादर नई शादी कर रहे हैं, नए बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 6 10 बच्चे होंगे, 10 छोटे भाई बहन। कहता है फादर मैं छोड़ूंगा नहीं, इस एज में भला तुम शादी कैसे कर सकते हो? जाकर अभी अपने ब्रदर से बताऊंगा। कहता है मेरी बात सुनो हुआन हुआन, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर फिर नील डाउन हो जाऊंगा, मुझे माफ कर देना। इधर हम रोंग वोंग को देखते हैं, तो बैठी होती है, कहती है कि मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। कहती कौन सा रास्ता? पता है क्या हुआ है? मैंने प्लानिंग भी बना ली और सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हम लोग अपना डाउरी लेकर उस दिन जा सकते हैं। कहती बस थोड़े दिनों का और इंतजार, उसके बाद हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे। कहती हाँ हुआन हुआन होती है ना, उसे एक आदमी की लाश मिलती है, पता चलता है कि उसी के गले को जो है काटा गया है। कि मुझे और भी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर सेकंड प्रिंस आ जाते हैं। कहते वाह तुमने तो एकदम सही पहचाना, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? तुम भी जो है मार्किस के घर से बदला लेना चाहती हो और मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। कहती है कि क्या शर्त है बताओ? वहाँ पर वो शर्त बता देता है। कहती है क्या? वो सेकंड प्रिंस इतना ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता है। कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं उसकी बात ना मानती तब भी वो मुझे मार डालता। मान लिया तो कम से कम हम लोग एक नया रास्ता निकाल सकते हैं। कहती है कि कौन सा रास्ता? तो यहाँ पर हुआन हुआन कहती है कि देखो एक बात मेरी और सुन लो, रास्ता छोड़ दो, तुम कभी भी सेकंड प्रिंस के रास्ते में मत आना क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट है। इधर रॉन्ग वॉन्ग खड़ा होता है, तुरंत ही भागकर पीछे से जाता है। रॉन्ग बॉय कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी बात है। और उससे पहले टैंक चीची पहुँच जाती है। कहती इसकी बात बाद में सुनना, पहले मुझे तुम्हें बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात। कहता है देखो तो इन दोनों के प्यार को देखो और मेरा हुआन-हुआन को देखा। मेरा और हुआन-हुआन को देखो, कोई बात नहीं मैं प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ, कम से कम आगे चलकर काम आएगा। इधर हम देखते हैं कि रूम में जाते हैं मार्किस और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, बाहर जाकर आराम करूँगा। कहती है जाओ मुझे क्या। वो अपने बालों को सही करती है, हेयर पिन लगाई होती है लेकिन सब निकाल कर रख देती है। दासी कहती है मार्किस ने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं। कहती है कि मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं कब उनकी नज़रों से उतर गई। वैसे भी अच्छी बात है,
मुझे भी थोड़ा सोच समझ कर अपने जो है कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। इधर अपनी लुईयो के साथ होता है और उसको ना ग्रेप्स खिला रहा होता है, कहता है मेरी वाइफ खा लो, मेरी वाइफ खा लो। रॉन्ग भाई कौन और रॉन्ग वॉन्ग टैंग सीची तीनों खड़े होते हैं ना। रॉन्ग भाई कौन कहता है ओ गॉड मुझसे तो ये सब देखा भी नहीं जा रहा है, कितना गंदा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे मेढक लाए होते हैं, कहता है जाओ इन लोगों के रोमांस में बाधा डालो। एक बोरी भर के मेढक को रूम में डाल देता है पीछे से। नैन्सी कहती है अच्छा हुआ ना, तो रोंग वोंग कहता है हाँ अच्छा ही हुआ। तीनों वहां से भाग जाते हैं और वो मेढक क्या करते हैं ना लुयू के ऊपर चढ़ जाते हैं, खूब तेज से चिल्लाती है। वापस आकर मदर इन लोग के पास बोरी पटक देती है, कहती है तुमने जानबूझ कर ये सब कुछ किया ना। कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता। कहती तुमने ये नहीं पता तो किसे पता, क्या कोई आउटसाइडर आकर मेरे रूम में मेढक डालेगा। नैन्सी कहती है हाँ आउटसाइडर ही आया होगा, और मेरी मदर इन लोग से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो अंजू उठती है और वो जोरदार थप्पड़ लुई को मारती है, कहती है मैं बहुत जल्दी इस घर की मिस्ट्रेस बनूंगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुरंत ही हो जाकर ग्रैंडमदर से शिकायत कर देती है। ये ग्रैंडमदर उसने मुझे मारा, कहती मैं 3 दिन बाद तुम्हारी शादी करा दूंगी, उसके बाद सब सही हो जाएगा। कहती मदर देखो तुम्हारे पास अच्छा टाइम आ गया है, शादी होने वाली। कहती शादी होने वाली है, यहाँ मेरा दम निकल रहा है। ये अलग ही खुश हो रही है। मार्केट जा रही होती है खुशी खुशी, अचानक से उसकी टक्कर हो जाती है सेकंड प्रिंस से। कहती शक्ल सूरत देख कर जिस हिसाब से मेरी बहन ने डिस्क्राइब किया था ये सेकंड प्रिंस, ये कहती है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कहते हैं और तुम कौन। कहते हैं मैं टैंग सीची, और तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम इनोच हो। मेरे जैसा हैंडसम पर्सन तुम्हें इनोच कैसे लग सकता है, पूरी कंट्री में मैं सबसे हैंडसम हूँ, बस तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कहती है कि अच्छा पैसे दो। वो पैसे निकालता है, कहता है एक के काम के लिए तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। सबसे पहले तुम्हें जनरल को खत्म करना पड़ेगा, उस घर से हर एक को धीरे धीरे रास्ते से हटाना पड़ेगा, ताकि मैं वो जो है आर्मी की टैली ले सकूं और अपने कब्जे में सारी आर्मी कर सकूं। कहती सब कुछ करूंगी, लेकिन ये अभी भी ये पैसे कम है, तो उसके गले पर तलवार रख देता है। इतनी जेब तब भी कम है। कहती है कि इससे तो सिर्फ मैं एक ही काम कर सकती हूँ ना, अपने हस्बैंड को मार सकती हूँ, बाकी के कामों के लिए अलग पैसे दो, एक्स्ट्रा चार्ज। खूब सारे पैसे गहने लाकर इकट्ठा कर देती। कहती हुआन हुआन देखो ना मैंने कितना सारा पैसा इकट्ठा कर दिया। हुआन हुआन कहती लेकिन ये तुम सब लाई कहाँ से। कहती लाई कहाँ से, सेकंड प्रिंस से उसने मेरे सामने शर्त रखी थी कि जनरल को मारना है, मैं बात मान गई। अब सोचो हम लोगों के पास कितना पैसा हो गया, हम लोग यहाँ से चलेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे, साथ में डाउरी वाला पैसा भी ले लेंगे। कहती ठीक है। इतनी देर में मदर इन लॉ आ जाती है, कहती एक मिनट सारे गहने छुपा देती है। मदर इन लोग को वो बॉक्सिंग सिखा रही होती है। वन वन कहती है ये काम आएगा। कहती पक्का काम आएगा, धीरे धीरे ही तो सीखेंगी। मार्किस की शादी का दिन आ जाता है, वो बहुत खुश होते हैं। सारे गांव वाले हंस रहे होते हैं कि वहां पर बेटों की शादी हो गई है, वहां पर अब ये बुढ़े शादी करने चले। वन वन तो बहुत नाराज हो रहे होते हैं। रॉन्ग बॉय कौन पूरे टाइम मनाने की कोशिश कर रहा होता है। रॉन्ग वॉन्ग कहता है तुम क्या सोच रही हो। कहती कुछ नहीं, तो फादर शादी करके आ रहे हैं, इनको भी शर्म नहीं आ रही है। ऐसे ही मार्किस अंदर जाने लगते हैं तो रास्ता रोक लिया जाता है, वो भी रॉन्ग वॉन्ग रोका है। तुम क्यों रोक रहे हो ये बताओ। तुरंत ही रॉन्ग वॉन्ग कहता है कि ये मेन गेट है, मेन गेट से सिर्फ मेन वाइफ यू निकलती है, और जो सेकंड गेट है उससे कंकुबाइन आती है। कहती है कि आज अगर मैं यहाँ पर बेइज्जत हो गई ना, तो मुझे जिंदगी भर के लिए बेइज्जत किया जाएगा। तब उसके फादर कहते हैं तुम मुझे रूल रेगुलेशन सिखाओगे। जनरल कहते हैं हाँ मैं रूल रेगुलेशन सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जनरल हूँ, अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो जबरदस्ती करूंगा। अब यहाँ पर लियो के सामने सिर्फ एक रास्ता था कि वो सबसे पहले मार्किस के मेंशन में एंटर कर जाए, बाकी के बदले वो बाद में ले लेगी। कहती ठीक है मैं किनारे वाले रास्ते से जाने के लिए तैयार हूँ। सबके सब आगे बढ़ रहे होते और आज थर्ड प्रिंस भी आए होते। सेकंड प्रिंस कहते अच्छा मौका है, थर्ड प्रिंस भी आए हैं, उसको भी रास्ते से हटा दो, टैंक वन बचना नहीं चाहिए। अब ग्रैंड मदर बैठी होती हैं, जहाँ पर पूरे टाइम मदर इन लॉ उदास होती है। कहती है इसे ऐसा लटका हुआ मुंह क्यों बना कर रखे हो, कोई मर गया है क्या। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है। तभी वहां पर वो आ जाते हैं और कहते हैं कि वो करो। उन दोनों की शादी पूरे रिचुअल के हिसाब से हो जाती है। कहती है मदर आप बस तैयार रहना, देखना अभी ये कुछ ना कुछ ऐसा खेल जरूर करेगी जहाँ पर आपको नीचा दिखाएगी। वो अपने चेहरे से व्हील हटा देती है, तो इस पर मार्किस कहती है ये क्या किया, तुम्हें तो वेडिंग नाइट के टाइम हटाना था ना। कहती है कि नहीं, मैं मदर इन लॉ को जो है टी देना चाहती हूँ। कहती देखती जाओ देखती जाओ। और वहाँ पर मदर इन लॉ को वो टी देती है। मदर इन लॉ बहुत खुश होती है कि कितनी अच्छी लड़की है। जाती है कहती है कि सिस्टर ये आपके लिए। वो आंखों में देख रही होती है, देख रही होती है, जहाँ पर पता चलता है कि लियो है ना, उसने कप को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है, हद से ज्यादा। कहती जैसे ही तुम कप छुओगे तुम्हारे हाथ से कप गिरने वाला होगा, मैं नीचे गिर जाऊंगी कि तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा दिया, यही होना चाहिए। कप उठाओ तो उठाओ, तो जैसे ही मदर इन लोग कप उठाती है उसी के ऊपर ही फेंक देती है, अपना खुद नीचे गिर जाती कि मेरा हाथ जला दिया, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो बता दो।
अब मन में लुयू सोच रही थी, ये पूरा प्लान तो मेरा था, ये मदर इन लॉ का कैसे प्लान बन गया। हुआन हुआन कप उठाती है, वो बहुत गर्म होता है। फादर इन लॉ को दिखाती है, कहती है इतना गर्म कैसे। कहती है ये सब जानबूझकर लियो ने किया है। कहती है मैंने नहीं किया, कि मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर थर्ड प्रिंस टेंग्यू कहते हैं कि ये क्या चल रहा है के? और अचानक से ये सारा मामला साफ कैसे हो गया। तब इस पर जो रोंग रोंग होता है कहता है अच्छी वाइफ ढूंढो ना, तो जल्दी से मामले सॉर्ट आउट हो जाते हैं। वो भी हुआन हुआन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इतनी देर में एक सैनिकों का झुंड महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। पर हुआन हुआन कहती हाथ हटाओ वरना हाथ तोड़ दूंगी। ग्रैंड मदर कहती चलो उठ जाओ लियू, बहुत हो गया, इतने सारे मेहमान हैं। लेकिन अचानक से लियू डर जाती है कि ये सारे लोग कहाँ से आ गए। कहते हैं कि सबके सब एक जगह पर बैठ जाओ वरना आज यहाँ पर मौत के घाट सबको उतार दिया जाएगा। सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, चारों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं। जनरल वहां पर लड़ाई करने के लिए जाते हैं। टेंग जी कहती मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यहाँ पर अब क्या होगा। उसे सैनिक मारने चलते हैं तो जी को हाथ भी लगाया, लेकिन हुआन हुआन को मारने चलते हैं तो मदर इन लॉ सामने आ जाती है कि खबरदार अगर मेरे दोनों डॉटर इन लॉ को हाथ लगाए। अब तीनों वहां पर लड़ने लग रही थी, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा होते, एक एक करके सबको पकड़ लिया जाता है। सबसे पहले टेंग जी को पकड़ा जाता है, साथ में पकड़ा जाता है थर्ड प्रिंस को। क्राउन प्रिंस और टैंग सीजी अब आमने-सामने होते हैं। वन-वन कहती है मुझे ले लो। यहाँ पर तुरंत ही थर्ड प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी वाइफ को बचा लो, मुझे मार डालो। इतनी बड़ी समस्या जनरल के सामने आ चुकी थी कि वो क्राउन प्रिंस को बचाएं या टैंग सीजी को बचाएं, क्योंकि दोनों ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सामने कर लेता है। हुआन-वुआन कहती है प्लीज मेरी बहन को बचा लो। यहाँ पर इनोज कहते हैं कि मेरे क्राउन प्रिंस को बचा लो। सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, बचा लो बचा लो। मार के ही जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्राउन प्रिंस को बचाना चाहिए, क्राउन प्रिंस को कुछ हो गया तो हमारी पूरी फैमिली मारी जाएगी। ग्रैंड मदर भी यही बात समझाती है। रॉन्ग बाय कौन कहता है ये गलत है, अगर सिस्टर इन लोगों को कुछ हो गया तो। बहुत देर तक वो खड़ी होती है, तब सैनिक कहते हैं जल्द से जल्द चुन लो क्योंकि एक को तो मरना ही पड़ेगा। तब टैंग सीजी कहती है कि ठीक है मुझे मार डालो, मुझे कोई टेंशन नहीं। वो तीर सामने करता है और इतनी देर में टैंग सींची से पीछे वाले सैनिक को खूब तेज से पैर मारती है और वो तुरंत ही वहां पर रहे क्राउन प्रिंस को भी बचा लिया जाता है। हुआन को तेजी से रोने लगती कि काश मैं थोड़ी पावरफुल होती तो तुम्हें बचा लेती, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। मैं कितनी बुरी हूँ। कहते बुरी नहीं हो। वहां पर जैसे उन लोगों का मुख खुलवाया जाता है कि तुम्हें कौन बेचा है, लेकिन ये इतनी देर में उन दोनों की डेथ हो जाती है। कहते इन्हें पॉइजन दिया गया था। सेकंड प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब कुछ नहीं, मुझे पता है कि ये सब किसने किया है, सब जर्नल ने किया है। कहते तुम्हारे पास क्या सबूत है। कहते सबूत है, राजा के सामने ले जाया जाता है। सेकंड प्रिंस पूरा का पूरा इल्जाम लगा देते हैं जनरल के ऊपर कि इसने जानबूझकर थर्ड प्रिंस के ऊपर अटैक करवाया ताकि आगे चलकर ये मुझे मरवा कर खुद राजा बन सके, और क्योंकि आर्मी की ताकत इसके हाथ में है। राजा को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि तुम आर्मी की टैली मुझे दे दो। अब यहाँ पर जनरल को जबरदस्ती वो टैली देनी पड़ती है। जनरल जाते जाते कहते हैं कि मैजेस्टी आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब इसने किया है। तभी मैजेस्टी कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है और ये डेली ले लो, अब आर्मी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। कहते हैं जो चीज मुझे चाहिए थी फाइनली फादर ने मुझे दे दी। इधर ग्रैंड मदर भी जाकर सामने बैठ जाती हैं। ये जनरल आए नहीं होते हैं। वो कहती है कि आ जाएंगे, कोई उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा जा रहा। मदर इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, पड़ मार देती है कि जब से तुम आई हो तब से ये सब कुछ हो रहा है। सब एक एक करके अब लुइयो के ऊपर आरोप लगाते देते हैं कि इसी के आने की वजह से सब कुछ हुआ। वन वन कहती है मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे लग रहा है जनरल मुसीबत में है। फिर वो दोनों खुश हो जाती है कि आज रात में जब सब लोग अलग अलग होंगे तब हम लोग यहाँ की सारी ज्वेलरी उठा कर लेकर चलेंगे। इस पर हुआन-वुआन कहती कि ये टाइम सही है। कहती यही टाइम सही है, कब से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो रात आ गई है। सीरियस होने का टाइम नहीं है, जल्द से जल्द यहाँ की चीजें चुरा लो। कहती है लेकिन निकलेंगे कहाँ से। कहती है डॉग होल है ना, वहां से निकल चलेंगे। इधर हम देखते हैं नेक्स्ट डे पूरी फैमिली को जो है महल से निकाल दिया गया था जनरल की वजह से, और जो है 80 कोड़े भी मारे गए थे। जनरल को कहती है कि ये क्या हुआ तुम्हें, कितनी चोट लग गई है। कहता अब जनरल कहते तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग बॉय कौन खुद तेज रो रहा होता है कि मेरे भाई को चोट मेरी वजह से लगी है। पीछे से सेकंड प्रिंस कहते हैं दवा मेरे हाथ में है, लेकिन बेचारा इसको लगाएगा कौन, क्योंकि अब तो तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। लुयू कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैंने तो शादी करके यहाँ पर अपना पूरी जिंदगी ही खराब कर ली है। सेकंड प्रिंस बहुत खुश होते हैं क्योंकि जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी ना वो जनरल के यहाँ से निकाल ली गई
थी और वो अब सारी ज्वेलरी, सारी चीज़ें जो है सेकंड प्रिंस की हो जाएँगी। कहते सारे बॉक्सेस खोलो, आ गए ना पहला बॉक्स खुलता है वहाँ पर सिर्फ सोने-चांदी, बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह! ये सब मेरा है। लेकिन जैसे ही आगे के बक्से खुलते हैं सब में पत्थर भरे होते हैं। इस पर रोंग भाई कौन कहता है सारा सोना कहाँ गया? मदर इन लॉ कहती है मुझे भी तो नहीं पता कहाँ पर गया। अब इल्ज़ाम लगता है कि तुमने चुराया, ग्रैंडमदर को मारने के लिए कहा जाता है। तो टैंग सीची होती है कहती है हाँ मैंने ही अलग किया है, इसका कोई सबूत नहीं है। कहते हैं सबूत? सबूत जो है उस बुक्स में होगा जिस पर सारा खाता चढ़ाया जाता है। कहते हैं वो बुक लेकर आओ। अकाउंट बुक वहाँ पर आती है। यहाँ पर टैंग सीची सोचती है कि रात में हुआ ये था कि जरा-सा जब सारा सामान पैक कर लिया गया, इतनी क्वांटिटी में सोना गायब होने का मतलब है कि घर वालों पर शक जाना, इसी वजह से रातों-रात उन लोगों ने अकाउंट बुक चेंज कर दी। इस पर सेकंड प्रिंस कहते हैं इन लोगों के कपड़े निकलवा लो, ये भी कम कीमती नहीं। सब लोग अपने-अपने कपड़े निकाल देते हैं। अभी रास्ते में लोग एकदम गरीबों वाली हालत जी रहे थे। बेचारी की ज़िंदगी जैसे-तैसे कट रही थी। वो अपने हस्बैंड का ख़्याल रख रही थी, लेकिन लुई सोचती है कि मैं अपना रास्ता निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से खाना तो मिले। वहाँ पर मशरूम को बनाया जा रहा था, तो लुई उल्टी करने लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। ग्रैंडमदर कहती है, "कुछ नहीं, बच्चे की किलकारी घुसने वाली है। यहाँ पर ये प्रेग्नेंट है।" कहती है, "क्या प्रेग्नेंट?" अब वहाँ पर जो है मशरूम बन रहा होता है, जो कि लाई हुई होती है ढूँढ कर टैंग सीची और हुआन हुआन। वो दोनों पका रही होती हैं, लेकिन वह कौन होता है ना सोचता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं मशरूम बनाऊँगा। सामने एक चमकता हुआ मशरूम मिल जाता है, वो भी आकर उसमें ही मिला देता है। कहता है लो, लो सब लोग खाओ। लेकिन क्योंकि लुयू की प्रेग्नेंसी की बात सामने आ गई थी, तो सबसे पहले उसे ही दिया जाता है कि बच्चे की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग खाएँ या ना खाएँ, एक-एक करके सबसे पहले उन लोगों को दे दिया जाता है कि खाओ, खाओ। ग्रैंडमदर भी पीती हैं और सबसे पहले लुयू। लेकिन लुयू का कप का प्याला अचानक से छूट जाता है क्योंकि उसे हैलुसिनेशन होने लगता है। किसी के सर पर खरगोश के, किसी के घर सर पर भैंस, किसी के घर सर पर गाय दिखने लगती। कहती ये क्या है? अब वो वहाँ पर जैसे ही हुआन हुआन और टैंग सीची भी पीने चलती। कहती इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता है कि इसमें पीना चाहिए, लेकिन हम लोग जो मशरूम लाए थे वो एकदम सही था। रॉन्ग बाय कौन बोलता है कि वहाँ पर एक कलरफुल मशरूम था, वो बहुत सुंदर था, मैंने उसमें मिला दिया। बेचारी कहती है कितना पागल है ये। वो तीनों आपस में उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। तो सैनिकों को बुलाया जाता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इन लोगों पर हैलुसिनेशन वाला मशरूम खा लिया है। सैनिक बताते हैं कि इन लोगों को पॉटी खिलाओ, तभी शायद ये लोग सही हो जाए। कहते किसको पॉटी लगी है? रॉन्ग बाय कौन कहता है मैं कल से नहीं गया हूँ, मेरे पेट में बहुत सारी होगी, मैं लेकर आऊंगा, ये फ्रेश पॉटी है। जाता है करके आता है, कहता है थैंक गॉड पेट खाली हो गया। पॉटी देता है, कहता है इन लोगों को खिलाओ। उन लोगों के ऊपर थोड़ी डाली जाती है, थोड़ी खिलाई जाती है। बेचारे सबकी वोमिटिंग हो के जितना भी मशरूम होता है ना मुँह से निकल जाता है। कहते हैं इतनी हिम्मत है तुम लोग मुझे पॉटी खिलाओगे? रॉन्ग बॉय कौन कहता है एक तो हम लोगों ने बचाया, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो। इस पर लुयू कहती है कि मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी एक प्रेग्नेंट लेडी को तुम थप्पड़ नहीं मार सकती हो, लेकिन टैंग सीची मारती है जोरदार थप्पड़ और दूसरा मदर इन लॉ आकर मारती है। फादर इन लॉ आते ही कहते हैं कि तुम भला क्यों मार रहे हो मेरी लुयू को? तो वो फादर इन लॉ को भी एक मार देती है। फादर इन लॉ कहते हैं पहली बार अपनी वाइफ का ये चेहरा देखा है, कितनी अच्छी लग रही है। इधर हम देखते हैं कि वो पूरी रात केयर कर रही थी और दवा भी खिलाती है। कहते हैं मैं पहले से काफ़ी अच्छा हूँ, लेटने जाने वाली होती है जो है हुआन-हुआन के पास, लेकिन जो है रोंग-वोंग कहता है मेरे पास लेट जाओ, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं लेटना है। जाती है तो देखती है कि र जो है उसकी सिस्टर के पास ना मदर इन लॉ चिपकी हुई लेटी, तो ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाती है। कहती है मेरी बहन पर सिर्फ मेरा हक है। उसके बगल लेट जाती है। रात होते ही वहाँ पर जो रोंग-वोंग होता है नोटिस करता है कि लुई सेकंड प्रिंस के लिए काम करती है और सेकंड प्रिंस से प्यार भी करती है। सेकंड प्रिंस ने उससे वादा किया था कि वो उसे जो है अपनी रानी बनाएँगे। बस किसी तरीके से ध्यान रखो कि जनरल की डेथ हो जाए। सुबह होते ही रोंग-वोंग हर एक बात जो है टैंग सीची को बता देती है और टैंग सीची जो है हुआन-हुआन को बता देती है। हुआन-हुआन और टैंग सीची पूरे रास्ते सेकंड प्रिंस की बुराई करते हुए चल रही थी। ये बात लुई से बर्दाश्त नहीं हुई। तो तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है क्या सेकंड प्रिंस के लिए? चाकू निकालती है और अपने ही हस्बैंड के गले पर रख देती है कि ये कोई भी आगे बढ़ा तो मैं मार डालूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ सेकंड प्रिंस से प्यार करती हूँ। मार के इसको तो यकीन ही नहीं होता क्या से क्या हो गया, लेकिन वहाँ पर भूकंप आ जाता है। एक पल में ही सारी दुनिया बदल जाती है। सबको एक-एक करके बाहर निकाला जाता है, लेकिन जो लुयू होती है ग्रैंडमदर और वहाँ पर जो फादर होते हैं ना उन तीनों की डेथ हो चुकी होती है। कहती है ये क्या हो गया? सब एक साथ बहुत रोते हैं। मैजेस्टी का बर्थडे आने वाला होता है, थर्ड प्रिंस तैयारी करने वाले होते हैं, लेकिन सेकंड प्रिंस कहते हैं मैं करूँगा। थर्ड प्रिंस कहते हैं कल मुझे भी है, मैं भी कर सकता हूँ। फाइनली बर्थडे आ जाता है, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तभी वहाँ पर कुछ बारबैन भी आ जाते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं आप लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए। सेकंड प्रिंस से मिले हुए थे
थे कि आज यहाँ पर सबको मौत के घाट उतारकर राजा मैं बनूंगा और खान है ना उनको पूरी आधी से ज्यादा दौलत दे दूंगा ताकि वो कभी यहाँ पर हस्तक्षेप ना कर पाए। थर्ड प्रिंस बहुत समझाते हैं कि इन लोगों के जहाँ से मिलने मत आइए, ट्रिब्यूट देने के बहाने ये लोग कोई नया खेल खेल रहे होंगे। जनरल और टैंक चीची भी आ जाते हैं। सेकंड प्रिंस को यकीन नहीं होता कि ये तो मरने वाला था, ये जिंदा कैसे बच गया। कहते हैं कि क्या हुआ, लुयू कहाँ पर है। पता चलता है लुयू की डेथ हो गई तो सेकंड प्रिंस थोड़ा घबरा जाते हैं। कहते सामने बैठ जाओ। खान में से एक लड़का सामने निकल कर आता है, कहता है मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ पूछो। कहते हैं पोयम कहकर सुनाओ। कहते हैं म्यूजिक का कंपटीशन होगा। सेकंड प्रिंस क्योंकि एक तरफ से लड़ रहे थे और खान एक तरफ जो इतना गंदा बजा रहे थे कि लगता है हम लोग हार जाएंगे, मुझे ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। कहते हैं क्या किया जाए, तो वो बांसुरी बजाने लगती है। बांसुरी इतनी अच्छी बजाती है कि सब खुश हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, इसने तो नए तरीके से बजा दिया। सेकंड प्रिंस कहते हैं ये क्या किया तुमने। कहती बस मैं अपने राज्य को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग एक पजल देते हैं कि इसे सॉल्व करके दिखाओ। कहते ये पजल, 2 कौड़ी की पजल तुम मुझे दिखा रहे हो, ये तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। कहते आज तक इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, कोई भी नहीं। पीछे से जनरल कहते मैंने अपनी वाइफ को तो कम सोचा था, ये तो एक कदम आगे निकली। आखिर इसे इतनी सारी चीजें कैसे पता है। बाकी के सब लोग चिल्ला रहे थे कि अगर ये अनलॉक नहीं कर पाई तो आसमान में उछालती है उसको, सबको एक साथ ही अनलॉक कर देती है। सबके होश उड़ जाते हैं कि इतनी कठिन आखिर सब पजल इसने कैसे सॉल्व कर दी। जनरल तो बहुत खुश होते हैं कि वाह क्या बात है। अब जनरल की बारी थी लड़ाई करने की। कहते हैं हाँ ठीक है लड़ाई करने के लिए आओ। जनरल एक ही वॉर में वहां पर उसको नीचे गिरा देते हैं और उसका गला काट देते हैं। इस पर खान गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे लोगों को मारने की, चलो यहाँ पर अटैक करो। सेकंड प्रिंस आ जाओ। सेकंड प्रिंस कहते हैं अब यहाँ पर सबको मरना पड़ेगा। राजा कहते हैं क्या तुम विद्रोही बन रहे हो। कहता हाँ मैं रिबेलियन बनूंगा। सबको एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाता है। सेकंड प्रिंस कहते हैं जिसको मेरे खाते में आना है आ जाए, क्योंकि मैं राजा बनूंगा और जिसको उधर रहना है रहे। तब हुआन हुआन और रोंग बैकॉन ने अपना खेल खेल दिया था, बाकी सबको मार दिया गया था बाहर। अब सारी सिचुएशन कंट्रोल में थी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस दिन जो है वो जबरदस्ती रोंग वोंग को लेकर गई थी रूम के अंदर, उसी दिन ही उसने सारी बातें बता दी थी कि सेकंड प्रिंस जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। इसी वजह से सेकंड प्रिंस, मैजेस्टी, थर्ड प्रिंस पूरा घर मिलकर ये प्लान बनाया था कि सेकंड प्रिंस को रंगों हाथों पकड़ेंगे, उनको पता भी ना चल पाए और उनका काम भी हो जाए। कहते क्या तुम सबको पहले से पता था। राजा कहते हाँ पता था, जानबूझकर हम लोगों ने ये सब कुछ किया। यहाँ पर सेकंड प्रिंस कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मरना पड़ेगा तुम्हें। यदि सामने रोंग वोंग आ जाता है और सेकंड प्रिंस को मार देता है। सेकंड प्रिंस नीचे बैठे हुए होते हैं लेकिन जब तक जिंदा थे तब तक पीछे कैसे हट सकते थे। उठाते हैं तलवार, मारने चलते हैं हुआन हुआन को, लेकिन इतनी देर में सामने रोंग भाई कौन आ जाता है। मैं मर जाना ही डिजर्व करता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हुआन हुआन कुत्ते से रोने लगती है, मैं तो बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए परेशान कर रही थी। कहता है कि चलो मरते टाइम कम से कम मुझे किस तो कर लो, अब पता नहीं करने को मिले कि ना मिले। सबके सामने वो वहां पर किस करने लगता है, लेकिन टैंग सीची देखती है कि उसका नकली खून है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर वही जो फर्स्ट टाइम उसे प्रपोज किया था बर्तन लगा रखा था। कहती ये क्या। कहता वो तो मैं बस नाटक कर रहा था कि ये मेरी लव टोकन था, मेरी हुआन हुआन ने दिया था तभी तो मैं बचा था। गले लग जाती है कि थैंक गॉड तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। टैंग सीची अपना सर पकड़ लेती है। टैंग सीची और हुआन हुआन को दोनों को इंपीरियल लेडी की रैंक दी जाती है, फर्स्ट इंपीरियल लेडी की। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली सब कुछ सही हो गया। उसकी माँ कहती है अब जाओ अच्छे से अपने ससुराल में रहना, अपने हस्बैंड की केयर करना। कहते हैं चलो एक पेंटिंग तो बनवा ले परिवार की। एक बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बन जाती है। वन वन टाइम चीची खुश रहने लगती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।